गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उसका पहला चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। वॉर है और कोल्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि वॉर तो हमेशा हॉट होता है। तो इस चैप्टर में हम कोई हॉट वॉर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम एकदम ठंडी ठंडी वॉर पढ़ने वाले हैं, कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर एरा शुरू होता है 1945 से लेकर 1991 तक चलता है ये वॉर। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है सब पता चल जाएगा, अभी वीडियो में बने रहिएगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ था या फिर इसके पीछे रीज़न क्या था कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री में टोटल 2 वर्ल्ड वॉर हुआ है। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ है 1914 से लेके 1918 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1939 से लेके 1945, उसके बाद से शुरू होता है कोल्ड वॉर एरा। तो ऐसा क्या हुआ था, यानी कि ऐसा क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि ये कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। अलाइड पावर की तरफ जो टीम थे वो थे यूएसएसआर, जो अभी हम रशिया पढ़ते हैं वो एक टाइम पे यूएसएसआर था। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ये एक तरफ, और सेकेंड एक्सिस पावर एक दूसरे टीम की तरफ जापान, जर्मनी और इटली। तो इन दोनों के बीच में अलीड पावर वर्सेस एक्सिस पावर के बीच में क्या होता है, एक वर्ल्ड वॉर होता है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 45 के बीच में। तो जीतता कौन है, जो अलीट पावर है वो जीत जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, तो अलीट पावर जीत जाता है और हार कौन जाता है, एक्सिस पावर, यानी ये टीम हार जाती है। पर रीज़न क्या था, क्यों हार जाती है, ऐसा क्या करते हैं अलीट पावर की एक्सिस पावर को हरा देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जर्मनी का हिटलर आपको पता है, हिटलर कितने ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो उनको हराना कैसे पॉसिबल हुआ। तो चलिए समझते हैं। तो ये रीज़न क्या था कि अलीट पावर एक्सिस पावर को हरा दी है। इसका मेन रीज़न था जब यूएस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापानीज दो सिटीज़, जापान के दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो सिटी में जब बॉम्बिंग करवा दिया, एटॉमिक बॉम्ब गिरवा दिया। कहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जापान अपोजिशन टीम पे है। ठीक है, तो जापान के ही दो सिटी यानी हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया, बॉम्बिंग करवा दिए। इस वजह से क्या हुआ, फिर ये लोगों को सरेंडर कर देना पड़ा। तो याद रखिएगा आपकी कैसे हार हुआ, तो अलीट पावर ने क्या किया, एक्सिस पावर के एक कंट्री के दो सिटी में बॉम्बिंग करवा दिए थे, एटॉमिक बॉम्ब करवा दिए थे, एटॉमिक बॉम्बिंग। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया बैकग्राउंड। उसके बाद समझिए कि जब ये हार गया तो यहाँ बचा कौन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इनको उतना मतलब नहीं था। लास्ट में जो सबसे सुपर पावर कौन बच गया, ये तो खत्म हो गया, इनका तो एंड हो गया, लेकिन सुपर पावर कौन बच गया, यूएस यानी अमेरिका और यूएसएसआर। ठीक है, यानी रशिया। ये दो सुपर पावर हो गया था और इन्हीं के बीच में होता है कोल्ड वॉर। ठीक है, अभी हम यही समझने वाले हैं कि कोल्ड वॉर किन के बीच में होता। तो इनको हराने के बाद यही दो स्ट्रॉन्ग कंट्री बच जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में इन्हीं यूएस और यूएसएसआर के बीच में होता है कोल्ड वॉर। उसी को हम समझने वाले हैं। थोड़ा क्रिटिक समझ लेते हैं कि जो ये बॉम्बिंग करवाए थे यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके कुछ क्रिटिसिज्म है। कुछ लोग कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं था, जापान तो खुद सरेंडर करने वाला था, वहाँ के लोगों की जान चली गई, बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुआ। अगर बॉम्बिंग किसी भी सिटी में होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका तहस नहस हो जाएगा। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि नहीं, ये यूएस ने सही नहीं किया, ये बिल्कुल गलत किया, ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो गया। और कुछ लोग बोले कि नहीं, ये ज़रूरी था कि ये वॉर को ख़त्म करना, यानी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था इसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था बॉम्बिंग करवाना। तो सबका अपना अपना राय होता है। तो आपका एग्जाम में आ जाए कि क्रिटिसिज्म लिखना कि ये इसका, तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं द कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर देखिए जैसे खत्म हो जाता है 1945 में, क्या खत्म हो जाता है, वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद दो सुपर पावर बचते हैं, यूएस और यूएसएसआर। तो इन्हीं यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि रसिया, इनके बीच में क्या होता है, कोल्ड वॉर होता है। चलिए समझते हैं हम लोग कि कोल्ड वॉर की चिंगारी कहाँ छिड़कता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि जो कोल्ड वॉर शुरू होता है, शुरू तो 45 में हो जाता है लेकिन एग्जैक्टली शुरू होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद, यानी 1962 के टाइम पे। ठीक है, चलिए समझते हैं ये क्या है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। चलिए, तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि मैं एक रफ सा स्केच बना दी हूँ। देखिए यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे यूरोप है, यूरोप के बगल में यहाँ रशिया, तो ये रशिया और यूएसएसआर यहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी के नीचे एक क्यूबा है,
एक आइलैंड नेशन है क्यूबा, एक अपना खुद का एक कंट्री है क्यूबा, छोटा सा स्मॉल आइलैंड नेशन है क्यूबा, और यहाँ पे किसका चलता है, कम्युनिस्ट रूल चलता है। यानी क्यूबा है तो यूएसए के नीचे, लेकिन सपोर्ट किसको करता है, रशिया को करता है, यानी कि यूएसएसआर। अब कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यूएसए को यूएसए ही कहूंगी, लेकिन रशिया, यूएसएसआर और सोवियत यूनियन, एक और नाम याद रखिए। जब मैं ये बार बार बोलूंगी तो आप समझ जाइए कि रशिया और यूएसएसआर एक ही, सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो जब क्यूबा स्मॉल एक आइलैंड, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल चलता है, क्या पे, कम्युनिस्ट रूल चलता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है फिडल कैस्ट्रो, फिडल कैस्ट्रो किसके अलाई है, यानी किसके फ्रेंड है, यूएसएसआर के फ्रेंड है तो ये यूएसए के जस्ट करीब नीचे, एकदम यूएसए के नीचे है, लेकिन ये किसके करीब है, रशिया, यानी यूएसएसआर के करीब है, इसके फ्रेंड है। तो समझते हैं ये क्राइसिस क्या होता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ क्या था। तो एग्जैक्टली ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबा में होता है, ठीक है, क्यूबा में, यानी क्यूबा यूएसए के नीचे एक आइलैंड स्टेट है क्यूबा, यानी कि एक नेशन है। तो चलिए, तो आपको दो याद रखना है नाम, एक याद रखना है निकिता क्रुश्चेव याद रखना है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं यूएसएसआर उस वक्त ये, और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, ये निकिता क्रुश्चेव ये फीमेल नहीं है, मेल थे, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव। तो ये किसके लीडर है, यूएसएसआर के लीडर है, यानी कि यहाँ के लीडर है, ठीक है। तो निकिता क्रुश्चेव को 1968-61 में लगता है ये लीडर है कहाँ के, यूएसएसआर के। इनको लगता है कि शायद यूएसए क्या है वो ये क्यूबा को इन्वेड कर देगा, यानी यूएसए यहाँ पे अपना कब्जा कर लेगा और क्यूबा को अपने अंडर कर लेगा। इनको डर था, किनको, निकिता क्रुश्चेव को डर था कि शायद मैं तो बहुत दूर हूँ और ये मेरा फ्रेंड है, तो इसके ऊपर कब्जा कौन कर लेगा, यूएसए कर लेगा। तो ये क्या करते हैं, यूएसएसआर यहाँ पे क्या कर देते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर जो मिसाइल्स होते हैं उसको यहाँ प्लेस कर देता है, यहाँ पे रख देते हैं। तो अब यूएसए घबरा जाता है कि बहुत सारा न्यूक्लियर बम यहाँ पे अगर रख देंगे इधर डायरेक्शन करके, और अगर बाई चांस अगर छूट गया, अगर क्यूबा से कोई भी एटॉमिक बम छूट गया तो पूरा यूएसए खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो 1962 में क्या होता है, क्यूबा में रशियन बेस बना दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारा एटॉमिक बम रख दिया जाता है और डायरेक्शन दे दिया जाता है यूएसए की तरफ से। तो अगर उधर बाय चांस अगर छोड़ दिया गया तो खत्म हो जाएगा। इस वजह से यूएसए के प्रेसिडेंट वार्निंग देते हैं यूएसएसआर को कि इसको हटाओ वरना बहुत बड़ा एक जंग हो जाएगा, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, इसको खत्म करो वरना, क्योंकि यूएसए भी घबरा जाता है कि अरे यहाँ तो बहुत सारे एटॉमिक बम है। तो फिर रशिया क्या करते हैं कि अच्छा अपने सारे एटॉमिक बम को वापस ले लेते हैं। तो यही है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि यूएसएसआर इनको अब ये भी आपको याद रखना है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप स्पेलिंग याद रखिएगा, जॉन एफ कैनेडी। तो ये थे, और ये देते हैं निकिता क्रुश्चेव को वार्निंग यूएसएसआर में कि आप इसको रिमूव करिए, क्यूबा में जो भी आप एटॉमिक बॉम्ब रखे इसको रिमूव करिए वरना ठीक नहीं होगा। तो फिर दोनों साइड से वॉर को अवॉइड कर देते हैं और फिर एक पीस मेंटेन हो जाता है कि अच्छा ठीक है हम हटा देते हैं, चलिए ठीक है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं करना है हमको, ठीक है। सबको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ खो दिया था, बहुत सारी चीज़ों की लॉस हुई थी। इसी वजह से क्या हुआ, ये लोग बोले कि अच्छा ठीक है वॉर नहीं करते, तो ये वापस अपना जो मिसाइल है उसको वापस यूएसएसआर ले जाते हैं। तो यही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहीं से शुरू होता है। और एक बात आपको याद रखना है कि यूएसए के पास भी एटॉमिक बॉम्ब और यूएसएसआर के पास भी एटॉमिक बॉम्ब। अब अगर इधर एटॉमिक बॉम्ब छोड़ा तो वो भी छोड़ देगा, तो इस तरह से एक पीस मेंटेन था। इसीलिए हम इसे कोल्ड वॉर कहते हैं कि अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके पास भी भरपूर है, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसीलिए कोई हॉट वॉर नहीं, ओनली कोल्ड वॉर। तो अब आप भी सोच रहे होगे कि दीदी इतना कोल्ड वॉर बोल रही है क्या कोल्ड वॉर। चलिए समझते हैं कोल्ड वॉर क्या है। तो कोल्ड वॉर ऐसा कुछ ठंडी ठंडी ऐसे नहीं है कि जाके वो लोग मस्त एकदम पहाड़ों में वॉर करेंगे एकदम अच्छे से ग्लेशियर रीजन में, ऐसे आइस में, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कॉम्पिटिशन है, एक टेंशन है और सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन है, यानी एक आमना सामना आने का, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने का एक कन्फ्रंटेशन है। किसके बीच में, यूएस और यूएसएसआर के बीच में, यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच में और उनके अलाइज। एक बात आपको याद रखना है कि यूएस और यूएसएसआर अकेले युद्ध नहीं लड़ रहा था, बहुत सारी कंट्री इनका सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारी कंट्रीज इनका सपोर्ट कर रहे थे, इसको अलाइज बोलते हैं, यानी फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो कोल्ड वॉर है, यानी कि ये जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, ये कभी हॉट वॉर में नहीं एक्सक्लेट हुआ था, कभी नहीं हॉट वॉर में बदला था, ठीक है। तो सिंपली हम समझते हैं कि कोल्ड वॉर ऐसा नहीं था कि सिर्फ पावर के लिए था कि यूएस बोल रहा था मेरे पास ज़्यादा पावर है, यूएसएसआर बोल रहा था मेरे पास ज़्यादा पावर है, या फिर सिर्फ मिलिट्री का बात नहीं था कि मेरे पास इतना मिलिट्री है, मेरे पास इतना एटॉमिक बॉम्ब है, सिर्फ इसका नहीं था। एक और था, वो था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे मेन था। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रीज़न था कोल्ड वॉर होने का, वरना क्या हो जाता, हॉट वॉर में बदल जाता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों का आइडियोलॉजी अलग था, दोनों कंट्रीज़ का। यूएस एक लिबरल, एकदम ओपन माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। कैपिटलिज्म मतलब फ्री मार्केट होगा, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सब मार्केट खुद डिसाइड करेगी, जो प्राइस होगा वो मार्केट खुद डिसाइड करेगी, एकदम फ्रीली इंडिविजुअल सब अपने अपने फ्रीली सब कुछ कर सकते हैं, जिसको जो मैंने कंपटीशन बेस्ड होता है कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम हम कह सकते हैं, लेकिन यूएसएसआर उसके अपोजिट,
वो सोशलिज्म को फॉलो करता था, यानी सोसाइटी में ऐसा ना हो कि कुछ लोग अलग है, कुछ लोग नीचे है, कुछ लोग ऊपर है, गैप नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का, कंट्री का जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इक्वल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। वो किसका है? यूएसएसआर, ये इनका ये आइडियोलॉजी था। यानी कि यूएस का आइडियोलॉजी था कैपिटलिज्म, यानी फ्री मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन यूएसएसआर का वही कहना था कि नहीं, कम्युनिज्म, यानी कि गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होना चाहिए, और जो ये मार्केट है वो किसके अंडर होगा? ये होगा जो लोग हैं उनके अंडर होगा, ठीक है, जो लोग हैं उनके अंडर होगा। यानी कि गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती मार्केट में, और ये फ्री मार्केट को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी प्रॉफिट कर ले, ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी था वो बिल्कुल अलग था, और यूएस का आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग था। ये कहता था हम लोग का सही है आइडियोलॉजी, ये कहते थे कि नहीं, मेरा आइडियोलॉजी ज़्यादा बेटर है। तो इस वजह से क्या होता है? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे हमने कहा कि 2 सुपर पावर इमर्ज हुए, यूएस और यूएसएसआर का, दोनों का अलग आइडियोलॉजी था। ये कोल्ड वॉर इसी को हम कहते हैं, और कोल्ड वॉर था पावर को दिखाने का, कि ये कह रहे थे मेरे पास ज़्यादा पावर है यूएस, और यूएसएसआर कह रहा था मेरे पास ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक जंगल में एक शेर ही होता है, 2 शेर नहीं हो सकता है। वही इनका कहना था कि जंगल का राजा एक ही होता है। तो ये कह रहे थे कि हम जंगल के राजा, और ये कह रहे थे कि हम जंगल के राजा है। सिंपल, आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। दोनों कह रहे थे कि जंगल मेरा है, राजा हम हैं, ठीक है। इस वजह से लड़ाई हो रहा था दोनों के बीच में। लेकिन ये कभी फुल स्केल वॉर में कभी कन्वर्ट नहीं हुआ, हमेशा पीस मेंटेन रहता था, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर ये एटॉमिक बॉम्ब छोड़ेंगे तो ये भी छोड़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों को डिस्ट्रक्शन पता था कि अगर बाय चांस अगर एटॉमिक बॉम्ब दोनों किसी की तरफ से छूट जाए तो बहुत ज़्यादा ही बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट डेटरेंस का, इसी को बोलते हैं डेटरेंस। जब दोनों समझ रहे हैं डिस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा होगा, जब दोनों के पास कैपेसिटी है अटैक करने का, यूएस के पास भी कैपेसिटी है अटैक करने का, यूएसएसआर के पास भी कैपेसिटी है अटैक करने का, अगर दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देंगे तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, ठीक है। दोनों को पता है कि अगर इसका कॉज क्या है, यानी इसके बाद क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या परिणाम होगा इसका, ठीक है। सो मच डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों को पता है। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि ना तुम हम पे अटैक करोगे, ना हम तुम पे अटैक करेंगे, यानी डेटरेंस को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। यानी कि हम कोई भी वॉर इनिशिएट नहीं करेंगे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है करेंगे, ठीक है। यानी कभी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को, देखिए दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वॉर को। अगर दोनों ही कंट्री में अगर वॉर हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना इंस्टेबिलिटी मतलब आ जाएगा कंट्री में। इस वजह दोनों ही चाहते थे कि ऐसा इतना बड़ा वॉर ना हो जाए, कभी ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कभी कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए दोनों किस पॉलिसी को फॉलो करते हैं? डेटरेंस, यानी कि हम दोनों क्या करेंगे, बस डराएंगे एक दूसरे को, पर कभी अटैक नहीं करेंगे। ये है डेटरेंस का मतलब, ठीक है। इसी को कहते हैं कोल्ड वॉर। आई होप आपको कोल्ड वॉर समझ में आ गया, यानी पावर के लिए लड़ाई हो रहा था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, टेंशन था, कंपटीशन था, और भी बहुत सारा रीजन था, ठीक है ना। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप पर्सनली मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। और अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं नोट्स का लिंक भेज दूँगी। चलिए, अब हम पढ़ेंगे एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। जो सुपर पावर एमर्ज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनके अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके कितने फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो यूएस में एक स्टार्ट होता है और यूएसएसआर में एक अलग, ये अलग ग्रुप बनाते हैं, ये अलग ग्रुप बनाते हैं। इन्हें हम वेस्टर्न अलायंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस वेस्ट की तरफ है और यूएसएसआर ईस्ट की तरफ है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न अलायंस कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट, जो भी कंट्री इस पे, अच्छा हम आगे समझाती हूँ मैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है, बाद में समझाती हूँ। ये समझती हूँ कि यूएस का एक अलायंस है, क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन यूएस बनाता है, नाटो उसे हम कहते हैं। ये कब फॉर्म होता है? अप्रैल 1949 में, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन फॉर्म करता है? यूएस। यानी कि कोई भी कंट्री को अगर ऐड होना है तो इसमें ऐड हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कौन? यूएस। तो टोटली शुरू में नाटो में टोटल 12 स्टेट्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, किसको? यूएस के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, उसे हम कहते हैं वेस्टर्न अलायंस। इन सबको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न अलायंस। वहीं पे यूएसएसआर बना एक ईस्टर्न अलायंस होकर ये एक वार्सो पैक्ट बनाते हैं 1955 में। जिसको भी आना है यूएसएसआर के पास वो इस पैक्ट को साइन करते हैं और यूएसएसआर का फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पैक्ट बनाते हैं, वार्सो पैक्ट 1955 में, और यूएसए बनाता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसमें 12 स्टेट्स थे शुरू में। दोनों का मोटो क्या है, यानी दोनों का किस पॉलिसी के बेस्ड इसको बनाया गया है। तो यूएस का कहना होता है कि अगर जैसे कि नाटो के जितने भी कंट्रीज है, यानी नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूएस हेड है, उसमें जितने भी कंट्रीज ज्वाइन करेंगे उसको, यानी जो भी सपोर्ट करेंगे यूएस को, उन कंट्रीज में अगर यूएसएसआर अटैक करता है तो हम समझेंगे कि मेरे पे अटैक हुआ है,
जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे दोस्त पे तुम अटैक करोगे तो तुम मेरे पे अटैक कर रहे हो, ठीक है, वही कहना था कि उसमें हम क्या करेंगे, वॉर को डिक्लेयर कर देंगे। अगर हमारे कोई भी कंट्री, कोई भी अलायंस, कोई फ्रेंड यूएस कहता है कि अगर यूएसएसआर अटैक करता है तो हम यूएसएसआर को छोड़ेंगे नहीं। वहीं यूएसएसआर कहता है कि हम काउंटर करेंगे नाटोज को, यानी जो वेस्टर्न अलायंस है वो यूरोप में ना आ जाए, यानी कि उनका जो फोर्स है वो यूरोप में आकर यूएसएसआर को हरा ना दे, उसे हम काउंटर करेंगे, उसे हम रोकेंगे। ये वही यूएसएसआर का कहना है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये अलायंस होता क्या है और ये छोटे छोटे स्टेट्स मिल क्यों रहते हैं, यानी जो कंट्रीज थे वो सब मिल क्यों रहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले समझते हैं कि एक अलायंस बनाया गया था नाटो, फिर वार्सो पैक्ट, और भी छोटे छोटे अलायंस बनाए गए थे, जैसे कि सीटो बनाया गया था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन बनाते हैं, यूएस बनाते हैं। फिर सेंटो बनाया गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेट्स मिलकर एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। देखिए बहुत छोटा छोटा कंट्री होता है, अगर वो अलग अलग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उतने पावरफुल नहीं होंगे, तो वो एक साथ आ जाते हैं कि चलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक साथ टैकल करेंगे। और जो यूएसएसआर है ये अच्छा रिलेशन रखता है अपना नॉर्थ वियतनाम के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, इराक और चाइना के साथ अच्छा खासा रिलेशन रखता है। और आप अभी भी देख सकते हैं कि चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंडशिप तब से चली आ रही है। तो बहुत सारे अलायंस बनाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि एक दूसरे अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं कि मैं तुम्हारे तरफ नहीं हूँ, मैं इस तरफ हूँ। तो चलिए ये नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसे बीच में मैं लिख दी हूँ, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई, ये हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं वाई सुपर पावर नीडेड अलायंस, यानी कि ये जो अलायंस है, यानी कि जो यूएस है और यूएसएसआर को, इनको सपोर्ट का क्यों ज़रूरत है छोटे छोटे स्टेट और छोटे छोटे कंट्री का, ठीक है। तो पहला हो गया कि रिसोर्स के लिए, कि कोई भी कंट्री में अगर वॉर हो रहा है और अगर वो दूसरे कंट्री से जीतना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स चाहिए होगा, जैसे ऑयल चाहिए होगा, मिनरल्स चाहिए होगा, ठीक है। सेकंड हो गया टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर लॉन्च देयर वेपन्स। अब देखिए हमने पढ़ा था जैसे क्यूबा में कैसे यूएसएसआर अपना वेपन रख देता है यूएस के ऊपर लॉन्च करने के लिए, ठीक है, यानी कि यूएस के ऊपर अटैक करने के लिए। तो छोटे छोटे अगर कंट्री का सपोर्ट नहीं होगा, सपोज करिए यहाँ पे मेरा दुश्मन है तो उसके बगल में हमको रहकर समझना पड़ेगा कि अच्छा वो क्या कर रहा है, उस पर स्पाई करेंगे कि वो किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमें छोटे छोटे कंट्री का हेल्प चाहिए होगा। और अपने स्पाई, अगर कोई भी, जैसे कि यूएस और यूएसएसआर बहुत दूर दूर है, तो अगर कोई कंट्री है जो, जैसे कि यूएस के नीचे क्या था, क्यूबा था, और वो लेकिन किसका फ्रेंड था, यूएसएसआर का फ्रेंड था, रशिया का फ्रेंड था, लेकिन क्यूबा किसका हेल्प कर रहा था, यानी कि अमेरिका जो भी फॉलो कर रहा था, जो भी पॉलिसी अमेरिका बना रही थी या फिर कुछ भी अमेरिका कर रही थी, वो क्यूबा किसको जाके बता देता था, रशिया को बता देता था, यानी कि स्पाई की तरह काम करता था। तो ये भी एक हेल्प होता है, इकोनॉमिक सपोर्ट होता है। अगर कोई भी कंट्री, अगर हम वॉर में है और कोई भी कंट्री अगर मेरे साथ है तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिकली वो मुझे सपोर्ट करेगा, पैसों से, फाइनेंशियली कुछ भी सपोर्ट करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और एक मिलिट्री सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल को जाकर अभी कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, अगर मिलिट्री सपोर्ट का जरूरत हो जाए यूएस को या फिर यूएसएसआर को, तो वो कहाँ से बुलाएगा, अपने 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 फ्रेंड से, यानी अपने अलायंस से, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट को। ये मूवमेंट क्या था। तो आप देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज किससे जाके ज्वाइन हो रहे थे, यूएस के साथ, या फिर कोई कंट्री यूएसएसआर के साथ जाकर हाथ मिला रहा था। लेकिन उन कंट्रीज का क्या, जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए और जो नए नए इनको आज़ादी मिली है, जैसे कि 1950s के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज को आज़ादी मिली, जैसे कि चाइना हो गया, कि बहुत सारे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे, सॉरी अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ है। उसके बाद बहुत सारा कंट्री जैसे घाना हो गया, फिर नाइजीरिया, ये सब जितने भी कंट्रीज़ थे इनको नया नया इंडिपेंडेंस मिला था। किससे मिला था, ब्रिटेन, यूएसए, यही बड़े बड़े जो सुपर पावर हम कह रहे हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब बहुत सारे कॉलोनी बना के रखे थे। आपने पढ़ा, आप पढ़ चुके हैं कि कैसे अंग्रेज हमारे ऊपर एक कॉलोनी बना के रखी, तो 1947 में फाइनली जाके हमें छोड़ा है उसने, ठीक है। तो अब हम पे ये बताया कि हम किसको ज्वाइन करेंगे, जो न्यू कंट्रीज़ है, जितने भी न्यू कंट्रीज़ जो नए नए आज़ाद हुए वो किसको ज्वाइन करेंगे। वो तो बहुत टेंशन में आ गए, ठीक है ना, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस मिल गया, वो किसको जाकर ज्वाइन करेंगे। तो वो किसी को जाकर ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे कंट्रीज बोलते हैं कि अभी अभी तो उनसे छुटकारा मिला है भाई, उसी से क्यों जाकर ज्वाइन हो जाए, बड़े बड़े कंट्रीज से क्यों ही जाके हाथ मिलाना है। तो वो क्या करते हैं, एक नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, नैम, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाते हैं। और यहाँ पे इसी नेम में, ठीक है, इसी नेम में जिसको ना यूएस से मिलना है, जिसको ना यूएसएसआर से मिलना है, ना यूएस ना यूएसएसआर, जिसको नहीं मिलना है दोनों से दूर रहना है, यूएस से भी और यूएसएसआर से भी, वो कहाँ पर जाकर मिलेंगे, नेम में मिलेंगे, ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट में। यहाँ पे जाकर वो लोग साथ हो जाएंगे, यानी कि ना हम यूएस का सपोर्ट करेंगे ना हम यूएसएसआर का सपोर्ट करेंगे। वो लोग ना यूएस के साथ रहना चाहते हैं ना यूएसएसआर के साथ रहना चाहते हैं। नैम के बारे में अभी आप थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं, आगे जाके अभी आपको और समझ आएगा, वो सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, पार्ट सेकंड में मैं पूरा क्लियर कर दूंगी। होप एवरीथिंग इज क्लियर, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।